कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमने जो देखा, अनुभव किया, वो क्या था। आज जो कथा मैं आपको सुनाने वाला हूं वो एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह घटना मेरे दोस्त के साथ घटी थी। एक गाड़ी रात में हवा को चीरते हुए तेजी से हाईवे से गुजर रही थी। रेडियो पे 90s के पुराने गाने चल रहे थे। गाड़ी में बैठा संदीप खिड़की से बाहर गुजरने वाली गाड़ियां देखकर रेडियो पर लगे हुए कुमार शानू के गाने गुनगुना रहा था। संदीप एक कंपनी का सीईओ था। उसकी हाल ही में शादी हुई थी। उसकी पत्नी अपने मायके कोकण गई थी। घर में ही शादी थी, इसलिए जमाई होने के नाते संदीप को भी निमंत्रण था, लेकिन वर्कलोड के कारण वह उसके साथ तभी ना जा सका। लेकिन उसने अपनी पत्नी को शादी की तैयारियां करने के लिए और कामों में हाथ बटाने के लिए आगे भेजा और खुद बाद में जाएगा, ऐसा कहा। रात में हाईवे पर से गुजरती गाड़ियां देख संदीप बोला, ड्राइवर चाचा, और कितनी देर लगेगी पहुंचने में? साहब, और थोड़ा समय लगेगा। तब तक आप झपके क्यों नहीं ले लेते? मैं कुछ देर बाद आपको उठाता हूं। संदीप हां में सर हिलाते हुए सोने की कोशिश करता है। कुछ समय बाद उसकी आंख लग जाती है। कुछ देर बाद ड्राइवर चाचा संदीप को उठाते हैं और बोलते हैं, साहब, मुझे भूख लगी है। मैंने घर से निकलते समय ही मेरी बहन को कॉल किया था और उसे खाना बनाने के लिए कहा था। यहीं पास में ही उसका घर है। क्यों ना आप भी मेरे साथ आ जाओ और खाना खा लो। नहीं चाचा, मुझे भूख नहीं है। मैंने निकलते समय ही कुछ खा लिया था। आपको अगर भूख लगी हो तो आप जाइए, मैं यहीं गाड़ी में बैठता हूं। नहीं साहब, यह जगह ठीक नहीं है। आप एक काम कीजिए ना, आप मेरे साथ चलिए। अगर आपको भूख नहीं है तो आप मत खाइएगा, लेकिन सिर्फ चलिए। नहीं चाचा, मैं यहीं रुकूंगा, आप जाइए ना, मेरी चिंता मत कीजिए। लाख मना करने पर भी संदीप ने उनकी एक न सुनी और गाड़ी में अकेला बैठ गया। जाते वक्त ड्राइवर चाचा ने संदीप से कहा, साहब, आप यहां बैठ तो रहे हो, लेकिन जब तक मैं नहीं आ जाता तब तक आप गाड़ी का दरवाजा नहीं खोलना और शीशे भी चढ़ा लेना। कोई अनजान व्यक्ति आए गाड़ी से उतरने को कहे तो भी मत उतरना, और क्योंकि यह जगह ठीक नहीं है साहब, यहाँ चोर लुटेरे भी घूमते रहते हैं। संदीप ने उनकी बात मानकर गाड़ी के शीशे चढ़ा लिए और गाड़ी को अंदर से लॉक किया। अब संदीप गाड़ी में अकेला ही था। हाईवे पर दोनों तरफ घनी झाड़ियां थीं। संदीप अब थोड़ा बोर होने लगा। अरे यार, बोर हो रहा हूं, ऊपर से यहां रेंज भी नहीं है। अब वो टाइम पास के लिए फोन में सेव किए हुए गाने हेडफोन्स लगाकर सुनने लगा। कुछ समय बाद उसकी नजर गाड़ी के साइड मिरर पर पड़ती है। वहां एक छोटी लड़की हाथों में गुड़िया लेकर खड़ी उसे दिखाई देती है। वह लड़की संदीप को ही घोरे जा रही थी। शुरुआत में तो संदीप ने उसे नजरअंदाज किया, मगर वह लड़की अब गाड़ी के पीछे से गाड़ी के सामने आई और वहीं खड़ी रहकर संदीप को घूरने लगी। संदीप ने उसको ध्यान से देखा। वो 12-13 साल की होगी शायद। उसके बाल उसके चेहरे पर आए थे। कुछ इस तरह के बालों के कारण उसकी दाईं आंख ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। उसके हाथ में एक पुरानी गुड़िया थी। उसकी एक आंख बाहर लटक रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो गुड़िया संदीप को ही घोरे जा रही थी। उस गुड़िया के चेहरे पर एक उदासी दिखाई दे रही थी। हाथों में गुड़िया लिए उस बच्ची की गर्दन थोड़ी बाईं ओर मुड़ी हुई थी। उस छोटी बच्ची के चेहरे पर एक डरावनी हंसी थी। संदीप को तो शुरुआत में लगा ये लड़की यहीं की रहने वाली होगी, लेकिन कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ
कि इतनी रात में कोई माता पिता अपनी लड़के को बाहर क्यों छोड़ेंगे। उसने उस लड़की से ध्यान हटाने के लिए अपने फोन में देखने लगा। तभी वो लड़की जो गाड़ी के सामने खड़ी थी, अब वह संदीप के बाजू वाली खिड़की के सामने खड़ी हुई और संदीप को नीचे उतरने के लिए इशारा करने लगी और उसे डरावनी तरीके से घूरने लगी। वो लड़की बड़ी अजीब तरह से गाड़ी के चारों ओर चक्कर मारने लगी। उसके इस बर्ताव के कारण संदीप को थोड़ा डर लगने लगा। पहले तो संदीप को लगा कि वो लड़की रास्ता भटक गई होगी, इसलिए वो उससे मदद मांग रही है। क्यों ना इस लड़की के नीचे उतरकर मदद की जाए। लेकिन उसी समय उसे ड्राइवर चाचा के बताए हुए शब्द याद आए, साहब कुछ भी हो जाए लेकिन गाड़ी से नीचे नहीं उतरना। इसलिए वो उस लड़की के कई इशारे करने पर भी गाड़ी से नहीं उतरा। यह सिलसिला 10 से 15 मिनट तक चला। फिर वो लड़की डरावनी तरीके से हंसकर विचित्र आवाज में बोली, आज तो बच गए। उस समय तो संदीप को उसके बोलने का अर्थ समझ नहीं आया और वो लड़की वहां से दूर एक कच्चे मकान के पीछे गई और वहां से गायब सी हो गई। तभी कुछ दूरी से संदीप को गाड़ी की तरफ आते हुए ड्राइवर जा और उनके दामाद दिखाई दिए। संदीप ने अपने साथ घटी ये सब घटना उन्हें बताई और उन्हें कच्ची मकान के पीछे जाने को बोला ताकि उस लड़की की कोई मदद कर सके। लेकिन वहां काफी ढूंढने पर भी वो लड़की नहीं दिखी। तभी ड्राइवर चाचा के दामाद बोले, आप बहुत भाग्यवान हो साहब, क्योंकि मुझे नहीं लगता यह कोई लड़की होगी, क्योंकि इतनी रात में यहाँ छोटी बच्ची कैसे आ सकती है और यहाँ आसपास 2-3 घरों के अलावा कोई घर भी नहीं है। जितना मुझे पता है उन 2-3 घरों में भी कोई छोटी बच्ची नहीं है। यहाँ बहुत से एक्सीडेंट भी होते हैं साहब। अक्सर इस हाईवे पर कई लोगों को वो लड़की दिखाई देती है और लोगों से मदद मांगती है, और जो भी उसकी मदद करने के लिए नीचे उतरता है वो शायद ही जिंदा बचा हो, क्योंकि पुलिस को दूसरे दिन यहाँ केवल गाड़ी मिलती है। लेकिन वो शख्स जिसने नीचे उतरकर मदद करनी चाहिए उसका कोई नामो निशान नहीं दिखाई देता है। यहां से गुजरने वाले कईयों को यह बात पता है साहब। मुझे तो लगता है यह कोई आम बच्ची नहीं होगी, अमानवीय शक्ति होगी जो आपको गाड़ी से बाहर निकालने का प्रयास कर रही थी, क्योंकि यह अमानवीय शक्तियां आग, लोहा, कांच, इन सभी चीजों से दूर रहती है साहब। ऐसा कहा जाता है अगर आप नीचे उतरते या फिर गाड़ी का कांच नीचे करके उसकी मदद करते ना, तो ना जाने आपके साथ क्या होता साहब, ना जाने क्या होता। भगवान का शुक्र मनाइए कि आप गाड़ी से नीचे नहीं उतरे। देखिए, आप दोनों यहां से जल्द निकलिए। हाँ हाँ, निकलते हैं। तभी संदीप पीछे मुड़कर गाड़ी की पिछली कांच में देखता है तो वहां वही लड़की उसी सड़क पर खड़ी दिखाई देती है। उसी डरावनी हंसी से वह संदीप को देख रही थी। यह घटना आज भी संदीप को याद है। आज भी यह अनुभव वो सुनाता है। तब उसकी आंखों में डर साफ तौर पर दिखाई देता है। संदीप के मन में आज भी यह सवाल है कि ना जाने उस दिन वहां वो लड़की कैसे आई और कौन थी। वो क्यों संदीप को गाड़ी से बाहर बुला रही थी? क्या वो संदीप को कोई नुकसान पहुंचाना चाहती थी? इन सभी सवालों के जवाब अभी तक संदीप को नहीं मिले हैं। उस सुनसान सड़क पर मोहित की कार फुल स्पीड में चली जा रही थी। उसके बगल में बैठी उसकी पत्नी श्रेया के कानों में ईयरफोन लगा हुआ था और उसका हिलता हुआ सिर बता रहा था कि वो अपनी पसंद का कोई गाना सुन रही है। पीछे की सीट पर उसकी बेटी साक्षी अपनी गुड़िया को कसकर पकड़कर सोई हुई थी। मोहित कार के शीशे में कभी अपनी बेटी को देखता और कभी बगल में बैठी अपनी बीवी को। मोहित की कार अब हाईवे पर पहुंच गई थी। अजीब सा सन्नाटा था उस हाईवे पर, कुछ वैसा ही सन्नाटा जो श्मशान घाट में होता है। मोहित का पैर एक्सलरेटर पर दबा हुआ था और स्पीडोमीटर की सुई 100 का कांटा छू रही थी। अचानक मोहित की कार के आगे एक औरत, जिसने अपनी गोद में एक बच्चा उठाए हुए था, वो आ गई। मोहित को ब्रेक लगाते लगाते उसकी कार ने उस औरत को टक्कर मार दी। वो औरत अपने बच्चे समेत 20 फुट ऊपर उछल गई और फिर जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। वह विवश से दृश्य देखकर मोहित के पैर कांपने लगे। मोहित ने अचानक से ब्रेक मारी
अचानक से ब्रेक लगाने के कारण पूरी गाड़ी का नियंत्रण खो गया और वो पास के पेड़ से टकरा गई। मोहित की आंखों के आगे वही दृश्य बार बार घूम रहा था। उसके मुंह से बोल नहीं फूट रहे थे। तभी क्या हुआ मोहित? अचानक से गाड़ी क्यों रोक दी? श्रेया एक्सीडेंट हो गया मुझसे। वो औरत, उस औरत को बच्चे समेत मार दिया मैंने। ये तुम क्या बोल रहे हो? किस औरत को तुमने मार दिया? सामने देखो, सामने देखो श्रेया। सामने क्या है? सामने तो कुछ भी नहीं है। मोहित कार की विंड स्क्रीन से सामने की ओर देखता है। वहां ना तो कोई औरत थी और ना ही उसका बच्चा। दूर दूर तक वो हाईवे सुनसान था। श्रेया, अभी अभी मेरी कार से उसका एक्सीडेंट हुआ है। मोहित बार बार एक ही बात बोले जा रहा था, लेकिन सड़क तो सचमुच सुनसान थी। मोहित, लगता है बहुत देर ड्राइव करने के कारण तुम थक गए हो। तुम थोड़ी देर आराम करो, मैं चलाती हूं कार। तभी पीछे की सीट से साक्षी ने कहा, पापा हम पहुंच गए क्या? नहीं बेटा, अभी नहीं पहुंचे हैं हम। मुझे जोरों की भूख लगी है पापा। वो चिप्स का पैकेट दिया था ना तुम्हें, वो तो कब का खत्म हो गया। गाड़ी में अब और चिप्स के पैकेट नहीं पड़े थे और ना ही कुछ और खाने का सामान था। गाड़ी में मोहित, रास्ते के किसी लाइन होटल पर रुकना गाड़ी, वहीं खाना भी खा लेंगे और रास्ते के लिए कुछ ले भी लेंगे। लेकिन मोहित तो जैसे किसी अलग दुनिया में था। उसकी आंखों के आगे वही दृश्य बार बार घूम रहा था। ये कैसे हो सकता है? वो औरत और वो बच्ची, वो कहां चली गई? मैंने खुद देखा है दोनों को मेरी गाड़ी से टकराकर जमीन पर गिरकर तड़पते हुए। मोहित क्या हुआ? क्यों रोक रखी है कार? चलो ना, मुझे भी भूख लगी है। अब लॉकडाउन में 2 साल घर में बंद रहते रहते मोहित, उसकी पत्नी और साक्षी बिल्कुल पक गए थे। 2 दिन पहले ही मोहित और श्रेया ने अपनी बेटी साक्षी की जिद पर रोड अगर बाथरूम वगैरह जाना हो तो श्रेया और साक्षी दोनों मुंह बनाते हुए होटल के पीछे चले गए। भैया खाने में क्या मिलेगा? साहब हमारे यहाँ केवल वेजिटेरियन खाना मिलता है, आप बोलिए क्या खाएंगे? मोहित ने खाने का ऑर्डर दिया और होटल के बाहर लगी चारपाई पर बैठ गया और हाईवे से गुजरने वाली इक्का दुक्का गाड़ियों को देखने लगा। तभी मोहित की नजर लाइन होटल की बाईं ओर बैठी एक औरत पर गई, जिसने अपनी गोद में एक बच्चा उठा रखा था। जैसे ही उस औरत पर मोहित की नजर गई, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। ये तो वही औरत है जो मेरी गाड़ी से टकराई थी। मैं इसे बिल्कुल नहीं भूल सकता। वो औरत मोहित को अजीब नजरों से घूरने लगी। मोहित को अब बहुत डर लगने लगा था। तभी उसने देखा कि वो औरत बच्चे को गोद में लेकर उठी और हाईवे की ओर बढ़ गई। अगले ही पल एक तेज रफ्तार ट्रक आया और उसे टक्कर मारता हुआ निकल गया। ये सब देखकर मोहित के मुंह से चीख निकल गई। उसके चेहरे पर पसीना आ गया। तभी उसकी पत्नी श्रेया भागती हुई उसके पास आई। मोहित जल्दी चलो, साक्षी कुएं में गिर गई है। क्या? कैसे? मोहित तुरंत श्रेया के साथ होटल के पीछे भागा। कुएं से साक्षी की आवाज आ रही थी, पापा मुझे बचाओ। मोहित ने कुएं में झांक कर देखा। साक्षी अंदर हाथ पैर मार रही थी। मोहित भागता हुआ रस्सी ढूंढने होटल के अंदर गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसकी नजर होटल के बाहर गई। वहां चारपाई पर श्रेया और साक्षी आराम से बैठे हुए थे। मोहित का दिमाग सुन्न पड़ गया। अगर ये दोनों यहां हैं, तो फिर पीछे कौन था? इतना सोचते ही मोहित वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा।